डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली में पीएम से की मुलाकात के दौरान सीएम साय ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का किया स्वागत। पीएम से नक्सलवाद और बस्तर के विकास पर चर्चा। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद समाप्ति पर दिया धन्यवाद। झारखंड को केंद्र की सौगात। केंद्र सरकार ने झारखंड को पंचायतों के विकास की दी 2,254 करोड़ रुपए की धनराशि। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही ने हेमंत सरकार को पंचायत फंड खर्च में पारदर्शिता बरतने की दी चेतावनी। वहीं पीएम आवास योजना की धीमी रफ्तार पर सोरेन सरकार को घेरा। बिहार के बांका में अवैध हथियार फैक्ट्री का भांडाफोड़। पुलिस और एसटीएफ की आर्म्स सेल की संयुक्त कार्रवाई में धौरिया में पकड़ी गई अवैध हथियार फैक्ट्री। एक आरोपी गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार और उपकरण बरामद। महाराष्ट्र के कल्याण स्टेशन पर टला बड़ा हादसा। चलती ट्रेन में चढ़ते वक्त यात्री फिसला। ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसा। आरपीएफ जवानों की सतर्कता से बाल बाल बची 63 वर्षीय यात्री की जान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। स्टेट लाइव की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करके, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का स्वागत करते हुए महिलाओं को 33% आरक्षण को ऐतिहासिक बताया है। दिल्ली प्रवास के दौरान उन्होंने पीएम से मुलाकात कर नक्सलवाद समाप्ति और बस्तर के विकास पर चर्चा की। सीएम साय ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम है और इसके लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि दिल्ली दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद समाप्ति पर धन्यवाद दिया गया। मुख्यमंत्री ने बस्तर के विकास को लेकर कृषि, वन उत्पाद, पशुपालन, मत्स्य पालन, पर्यटन और होमस्टे को बढ़ावा देने की योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात कर प्रदेश के राजनीतिक और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। सीएम साय ने कहा कि देश में एनडीए और भाजपा के प्रति जनता का विश्वास लगातार बढ़ रहा है। हाँ, 3 दिवसीय दिल्ली प्रवास था और इस दौरान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात किया और छत्तीसगढ़ में उनके आशीर्वाद से और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और जवानों के अदम्य साहस के कारण जो नक्सलवाद यहाँ पर समाप्त हुआ, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता के तरफ से धन्यवाद दिया। और बस्तर क्षेत्र जो 4 दशकों से विकास से अछूता रहा, वहाँ के लोग विकास से वंचित रहे, उसको आगे कैसे विकास वहाँ पर पहुँचाएंगे, वहाँ पर कृषि को आगे बढ़ाएंगे, फॉरेस्ट प्रोड्यूस का वैल्यूएशन कराएंगे, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सबको बढ़ाएंगे, टूरिज्म को आगे बढ़ाएंगे, होम स्टे वहाँ आगे बढ़ाएंगे। वन मंत्री केदार कश्यप ने प्रिलिमिनरी ऑफेंस रिपोर्ट यानी कि पीओआर सिस्टम का शुभारंभ करते हुए अधिकारियों को साफ संदेश दिया। काम जमीन पर दिखना चाहिए, देरी बर्दाश्त नहीं होगी। नवा रायपुर में समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री ने कैंपा कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए सभी स्वीकृत कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। इको टूरिज्म, लैंड बैंक और तेंदुपत्ता संग्राहकों के हितों पर भी फोकस किया गया। साथ ही अवैध कटाई, शिकार और जंगल में आग की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि योजनाओं का असर अब सीधे जमीन पर नजर आना चाहिए। रायपुर में आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष उत्तम जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में बताया कि आगामी डिजिटल जनगणना और 1 मई से 30 मई भौतिक सत्यापन के लिए निर्धारित 33 बंधुओं में अन्य ओबीसी वर्ग के अन्य के लिए अलग से कॉलम नहीं होने पर ओबीसी वर्ग की उपेक्षा
किए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार ओबीसी वर्ग के लिए दोहरा मापदंड अपना रही है। पिछड़े समाज के विकास की बात करने वाली केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की साई सरकार आज इस मामले में असहाय क्यों नजर आ रही है? क्यों पिछड़ा को सिर्फ वोट बैंक बनाकर रखना चाहती है सरकार? प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेंद्र चंद्रकर ने कहा कि एक ओर केंद्र सरकार जातिगत जनगणना कराने की घोषणा करती है तो दूसरी ओर राजपत्र से ओबीसी का कॉलम नहीं रखना समाज के साथ अन्याय है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में आम आदमी पार्टी की ओर से उत्तम जायसवाल, भूपेंद्र चंद्रकर, अनुषा जोसेफ, पलविंदर सिंह पन्नू, मिहिर कुर्मी और शकील खान शामिल हुए। सड़कों में आ चुकी है। 72 में ज्ञापन दिया जा चुका है। एक संघ है वो है नाराजगी व्यक्त होते सर्व छत्तीसगढ़िया समाज एक्टी एंड ओबीसी महासंघ। इन्होंने कल परसों महासंघ में भी ज्ञापन सौंपा है कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम में, और ये जो है 72 से शुरुआत हो चुका है। ये नाराजगी दिख रहा है वर्ग का, तो आज एक ऐसे वर्ग को आप छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या नीति है मोदी सरकार की, ये समझ से परे। तो आम आदमी पार्टी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये मांग करती है कि ओबीसी वर्ग को जो कॉलम है उसको 12वें नंबर बिंदु है उसमें उद्धृत किया जाए, ये हमारी मांग है। अब इसके बाद मैं चाहूँगा कि हमारे कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उत्तम जायसवाल इसमें बात करें। छत्तीसगढ़ में अशासकीय विद्यालय संचालक संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के सामने आवाज बुलंद की है। प्रदेश के अलग अलग जिलों के संगठनों ने मिलकर एक पंजीकृत संघ का गठन किया है जो पिछले कई वर्षों से अपनी समस्याओं को लेकर शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित करता रहा है। संघ ने आरटीआई की प्रतिपूर्ति राशि समय पर और पूरी देने, राशि बढ़ाने, मान्यता प्रक्रिया को सरल बनाने और शैक्षणिक कैलेंडर को स्थिर रखने जैसे कई अहम मांगे उठाई हैं। इसके अलावा शिक्षकों के प्रशिक्षण, पुस्तकों की समय पर उपलब्धता और स्कूल बसों की फिटनेस अवधि बढ़ाने जैसे मुद्दे भी प्रमुखता से रखे गए हैं। वहीं संघ ने एक कॉरपोरेट समूह पर अशासकीय विद्यालयों की छवि खराब करने का आरोप लगाया है। संगठन का कहना है कि ऐसे भ्रामक बयानों से निजी स्कूलों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। संघ ने स्पष्ट किया कि सभी नियमों का पालन किया जाएगा और सरकार से मांग की है कि ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई कर शिक्षा व्यवस्था की गरिमा बनाए रखी जाए। अब रुक करेंगे झारखंड की खबरों का, जहां बोकारो में 4.29 करोड़ रुपए के ट्रेजरी घोटाले पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही ने राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि हेमंत सोरेन की देखरेख में चारा घोटाले से भी बड़ा घोटाला राज्य में चल रहा है। अभी कुछ दिनों पहले हजारीबाग में 52 लाख ट्रेजरी के ही पकड़े गए थे। उन्होंने कहा कि यह बात के पीछे की बुनियाद है कि आग की रिपोर्ट में झारखंड में 2020 से 25 तक 11,000 करोड़ रुपए का कोई यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। भाजपा का मानना है कि यह 11,000 करोड़ के घोटाले का ही मामला है जो परत पर परत खुल रहा है। इसकी सीबीआई और एड जांच होगी और इसमें हेमंत सोरेन के जितने बड़े बड़े अधिकारी हों या लुटेरे हों वह जेल जरूर जाएंगे, उनके पाप की सजा जरूर मिलेगी। इस मामले पर धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने भी राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि हेमंत सोरेन अपने निजी लोगों से अवैध माइनिंग करवा रही हैं। उन्होंने बेरमो विधायक का नाम लिए बगैर कहा कि बालीटी साइडिंग से 2 नंबर का कोयला लगातार भेजा जा रहा है। सारा डीएमएफटी फंड का रुपया बेरमो में जमा हो रहा है। हमारी सरकार बनेगी तो गलत करने वाले जेल जाएंगे। देखिए, आप तो जान ही रहे हैं कि वर्तमान समय में बोकारो का मामला नहीं, पूरे झारखंड प्रदेश का आप देख लीजिए। डीएमएफटी का फंड कहां से आता है? ये राज्य सरकार से उत्खनन होने के बाद जो इसका रॉयल्टी आता है वो जमा होता है। मगर अभी तो उत्खनन आप देख रहे हैं, चाहे पत्थर के क्षेत्र में चले जाइए, बालू के क्षेत्र में चले जाइए, कोयला के क्षेत्र में चले जाइए, ये राज्य सरकार अपने निजी लोगों से अवैध माइनिंग करवा रहा है। अवैध माइनिंग के चलते हमें लगता है कि जो डिपार्टमेंटल है, बीसीसीएल कोल इंडिया का जो डिपार्टमेंटल काम कर रही है, उसमें ज्यादा उत्पादन नहीं होने के कारण ये 400 करोड़ आया होगा। अवैध माइनिंग के दौरान अभी देख रहे हैं बाली डिसाइडिंग में जो बेधड़ले से प्रत्येक दिन 4 रेक 5 रेक कोयला, खास करके 2 नंबर कोयला ज्यादा मात्रा में जा रहा है।
केंद्र सरकार द्वारा झारखंड को पंचायतों के विकास के लिए भेजे गए 2254 करोड़ रुपए को लेकर प्रदेश बीजेपी ने आभार जताया है। रांची में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही ने कहा कि इतनी बड़ी राशि राज्य गठन के बाद पहली बार ग्रामीण विकास के लिए मिली है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है। भानु प्रताप शाही ने कहा कि राज्य की 4342 पंचायतों को औसतन 52 लाख रुपए दिए गए हैं, जिनका उपयोग गाँव के विकास में पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से अपील की है कि वे इन फंड्स के सही उपयोग की निगरानी करें और किसी भी तरह की अनियमितता न होने दें। इस दौरान उन्होंने पीएम आवास योजना की धीमी प्रगति को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है और अबुआ आवास योजना को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि फंड के उपयोग में किसी तरह की गड़बड़ी या कमीशन खोरी सामने आई तो बीजेपी कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेंगे और आंदोलन किया जाएगा। प्रेस वार्ता में पार्टी के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। निर्माण कराने का काम किया था। उनका एक सपना था कि हम ऐसे झारखंड बनाएंगे जहां के गांव सुदृढ़ हो, समृद्ध हो, विकसित हो, गांव में बुनियादी सुविधाएं हो और गांव जब सशक्त होगा तो झारखंड भी सशक्त होगा। इस सोच के साथ उन्होंने झारखंड का निर्माण करने का काम किया था। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद 10 सालों तक कांग्रेस की शासन केंद्र में रही। झारखंड के ग्रामीण विकास की हालत जर्जर थी। झारखंड के गांवों के खुशहाली के लिए कांग्रेस ने 2004 से 2014 तक कोई चिंता नहीं किया। झारखंड में बढ़ते साइबर क्राइम मामलों को लेकर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि साइबर अपराध से जुड़े मामलों की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाई जाए ताकि लोग जरूरत जागरूक हो सकें और समय पर कार्रवाई कर सकें। चीफ जस्टिस एम.एस. सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने सरकार को 6 महीने के भीतर अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि एजुकेटिंग अफसर की भूमिका को स्पष्ट करते हुए उनके कार्यालय की जानकारी आम जनता तक पहुंचाई जाए और साइबर मामलों की शिकायत कैसे दर्ज की जाए इसकी जानकारी भी दी जाए। हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि बैनर, समाचार पत्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और वर्कशॉप के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जाए। सुनवाई के दौरान सरकार ने बताया कि आईटी विभाग के सचिव को एजुकेटेड ऑफिसर नियुक्त किया गया है और साइबर मामलों के निपटारे के लिए एसओपी भी तैयार की जा रही है। धनबाद जिला के झरिया विधानसभा के चौथाई कुल्ही स्थित धनबाद सिंदरी मुख्य मार्ग के पास धर्मनगर में अचानक घरों में और जमीन पर पड़ी दरार की घटना के बाद मेयर संजीव सिंह, झरिया विधायक रागिनी सिंह, झरिया सीओ और बीसीसीएल अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया और प्रभावित परिवारों से मिलकर उनकी समस्याएं और हालात की जानकारी ली। यहाँ पीड़ित परिवारों में प्रशासन और प्रबंध के प्रति नाराजगी भी देखी जा रही है। मेयर संजीव सिंह और विधायक रागिनी सिंह ने बीसीसीएल अधिकारियों से वार्ता की और लोगों को सुरक्षित स्थान पर बसाने की बात कही। मेयर संजीव सिंह ने कहा कि यह क्षेत्र पहले खान क्षेत्र था और लोग करीब 50 साल से यहाँ निवास कर रहे हैं। पुराने खनन क्षेत्र की खोखली जमीन के कारण ऐसी स्थिति दोबारा पैदा होने की आशंका जताई जा रही है। करीब 10 घर प्रभावित हुए हैं। बीसीसीएल अधिकारी से वार्ता के बाद लोगों का सुरक्षा का ख्याल रखते हुए तत्काल बैलगाड़ियां में शिफ्ट किया जा रहा है। विधायक रागिनी सिंह ने कहा कि लोगों की सुरक्षा को देखते हुए तत्काल बैलगाड़ियां में शिफ्ट किया जाना ही उचित है। बरसात से पहले बीसीसीएल को खतरनाक क्षेत्र में रह रहे परिवारों को चिन्हित कर सुरक्षित स्थान पर पहले फेज में बसाने को कहा गया था, लेकिन नहीं हुआ। अगर कोई बड़ी घटना होती तो उसका जिम्मेदार बीसीसीएल और जिला प्रशासन होगा। घटना घटी है जहां पे घरों में दरार आए हैं। उन सभी घरों में जो अभी 10 लोगों का जानकारी है कि 10 घर जो है डैमेज हुआ है, तो तत्काल जो है बीसीसीएल प्रबंधन से बात हुई है। इन लोगों को तत्काल अभी बैलगाड़िया में ये व्यवस्था किया जा रहा है कि जिनके पास अभी कोई व्यवस्था नहीं उनको बैलगाड़िया में हम लोग व्यवस्था दिलवा रहे हैं। उन लोगों को यहाँ से शिफ्ट करने की बात चल रही है और घर अलॉट हो जा रहा है इनका और इनको वहाँ शिफ्ट किया जाएगा। को जानकारी मिली, अभी हम लोग आए, खुद से देखे और साथ में सभी को सूचना दिए। बीसीसीएल के सभी अधिकारी आए हैं, जीएम साहब हैं, सीओ साहब भी हैं और
तत्काल अभी फिलहाल जो 10 घर बिल्कुल क्षतिग्रस्त हुआ उनको अभी हम लोग सुरक्षित जगह शिफ्ट करवा रहे हैं, और बाकी भी जैसे जैसे समय आएगा आसपास के भी जो लोग हैं उनके लिए भी हम लोग प्रस्ताव रखे हैं कि सभी लोग को बरसात से पहले शिफ्ट किया जाए। जैसे पहल चाईबासा के नीमडी कल्याणपुर में बुधवार रात्रि में एक युवती ट्यूशन पढ़ाकर अपने घर लौट रही थी। वहीं रास्ते में अज्ञात अपराधियों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि युवती पर 5 से 6 बार चाकू से हमला किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं उसे इलाज के लिए चाईबासा सदर अस्पताल लाया गया, जहां गंभीर हालत देख उसे बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर रेफर कर दिया गया। इस घटना को लेकर चाईबासा पुलिस जांच में जुटी है। बोकारो स्टील प्लांट ने सस्टेनेबल उत्पादन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। ब्लास्ट फर्नेस में हाइड्रोजन इंजेक्शन को लेकर एक बड़ा समझौता किया गया है। बोकारो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बोकारो स्टील प्लांट के फोर्ब्स मार्शल प्राइवेट लिमिटेड के साथ ब्लास्ट फर्नेस नंबर 1 में हाइड्रोजन गैस इंजेक्शन शुरू करने के लिए ऐतिहासिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह समझौता निदेशक प्रभारी प्रिय रंजन और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। यह पहल इस्पात उत्पादन में कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में एक बड़ा बदलाव मानी जा रही है। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत इस परियोजना में प्रारंभिक ईंधन की जगह आंशिक रूप से हाइड्रोजन का उपयोग किया जाएगा। परियोजना में सेल का R&D सेंटर और प्राइम टेल्स टेक्नोलॉजीज यूके तकनीकी सहयोग दे रहे हैं। यह पहल वैश्विक स्तर पर अपने पैमाने के कारण बेहद खास मानी जा रही है। अधिकारियों के अनुसार इससे न सिर्फ कार्बन उत्सर्जन घटेगा, बल्कि बोकारो स्टील प्लांट ग्रीन स्टील नवाचार में अग्रणी भूमिका निभाएगा। जैसा कि आपको पता है, स्टील इंडस्ट्रीज में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए डीकार्बनाइजेशन का एक रोड मैप बनाया गया है, और इसी के तहत कल यानी 7 अप्रैल को बोकारो स्टील प्लांट और फोर्ब्स मार्शल प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक एग्रीमेंट में समझौता पे हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि ब्लास्ट फर्नेस में जहां हमारा आयरन मेकिंग होता है, वहां पर कार्बन बेस्ड ईंधन का कम से कम उपयोग करने के लिए उसका वैकल्पिक एक प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें कि हाइड्रोजन को इंजेक्ट किया जाएगा आंशिक रूप से। तो इसी के तहत इस परियोजना को यहाँ पर लाया जा रहा है। और आपको जैसे पता है कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन बोकारो जिले के जागेश्वर जंगल तथा इसके आसपास के क्षेत्र के जंगलों में 10 से 12 हाथियों के झुंड को देखा गया है, जिस इलाके में लोग दहशत में हैं। वन विभाग ने हाथियों के झुंड की पुष्टि करते हुए जागेश्वर जंगल के आसपास के गांव में सतर्कता बढ़ा दी है। साथ ही लोगों को निर्देश दिया है कि वह अलर्ट रहें, अनावश्यक घर से ना निकलें, खासकर रात के समय में। वन विभाग की QRT टीम तैनात की गई है, जिसमें हाथियों की मूवमेंट को लेकर मॉनिटरिंग की जा रही है। वन विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए सभी लोगों को फिलहाल जंगल में महुआ चुनने या ईंट भट्टे में जाने को लेकर सावधान रहने को कहा है। अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए पक्के मकान में रह रहे और किसी भी तरह के खतरे की आवाज होने पर वन विभाग की टीम को संपर्क करने का निर्देश जारी किया गया है। बता दें कि विगत कुछ दिनों से गोमिया तथा आसपास के जंगलों में हाथियों का झुंड देखा गया है। वह लगातार इस क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। इससे पूर्व हाथी द्वंद की कई घटनाएं भी घट चुकी हैं, जिससे लोगों की जान गई है। हालांकि लोगों से सतर्क रहने का अपील किया गया है और इस पूरे क्षेत्र में वन विभाग की पूरी टीम नजर बनाए हुए है। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बिहार की खबरों का रुख करके, जहां बिहार में यातायात दुर्घटना पर अंकुश लगाने और दुर्घटना के बाद होने वाली मौत और घायलों की संख्या कम करने को लेकर भागलपुर के कंट्रोल एंड कमांडर सेंटर में बिहार के यातायात DIG सुशांत कुमार सरोज के नेतृत्व में बड़ी बैठक और कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान भागलपुर के सीनियर SP प्रमोद कुमार यादव, सिटी SP शैलेंद्र कुमार सिंह, ट्रैफिक DSP संजय कुमार सहित यातायात से जुड़े पुलिस पदाधिकारी, नवगछिया SP राजेश कुमार, ट्रैफिक DSP और यातायात से जुड़े पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान यातायात DIG ने पुलिस पदाधिकारियों से सड़क हादसे में कमी लाने को लेकर उचित कदम उठाए जाने की बात करते हुए यहां तक कि कहा कि पुलिस पदाधिकारी पर हादसे के बाद समय से सही काम नहीं करने का आरोप भी लगाया जाता है। हम सभी का नैतिक और कानूनी दायित्व है कि हम सभी पीड़ित को समय से मदद पहुंचाएं।
वहीं ट्रैफिक डीआईजी ने कहा कि यदि हम न्यूनाचित कार्य नहीं करेंगे तो हमारी वर्दी भी जा सकती है। इससे पूर्व भागलपुर पहुंचने पर ट्रैफिक डीआईजी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। ट्रैफिक डीआईजी ने कहा कि यदि हम न्यूनचित कार्य नहीं करेंगे तो हमारी वर्दी भी जा सकती है। इससे पूर्व भागलपुर पहुंचने पर ट्रैफिक डीआईजी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। ललमटिया थाना क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महिला को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार महिला की पहचान पासी टोला निवासी अमृता कुमारी के रूप में हुई है, जो अपने ही घर से ही ब्राउन शुगर की बिक्री कर रही थी। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जिसके आधार पर छापेमारी की गई। नाथनगर की प्रभारी अंचलाधिकारी खुशबू आजम की मौजूदगी में विधिवत तलाशी के दौरान महिला के घर से 10.25 ग्राम ब्राउन शुगर और 1485 करोड़ रुपए नकद बरामद किए गए। पुलिस ने मौके से ही आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। ललमटिया थाना अध्यक्ष दीपक पासवान ने कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि पूरे मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। बांका पुलिस और पटना एसटीएफ की आर्म सेल ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए धौरैया थाना क्षेत्र के सरवा गांव में चल रही एक अवैध मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है। इस छापेमारी में पुलिस ने भारी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार और उपकरण बरामद किए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में बॉसी एसडीपीओ इंद्रजीत बैठा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक विशेष टीम गठित की गई। टीम ने सरवा गांव निवासी युवक के घर पर दबिश दी, जहां बड़े पैमाने पर हथियार बनाए जा रहे थे। पुलिस ने मौके से 2 अर्धनिर्मित पिस्टल, बैरल, स्लाइड बट समेत 7 जिंदा कारतूस बरामद किए। इसके अलावा हथियार बनाने में प्रयुक्त लैथ मशीन के पार्ट्स, ग्राइंडर, ड्रिल मशीन और अन्य औजार भी बरामद किए गए। वहीं एसडीपीओ ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्ता पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। इस मामले में धौरैया थाना में केस दर्ज कर पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुट गई है। शेखपुरा नगर परिषद के द्वारा शहर में आज अतिक्रमण के विरुद्ध बुलडोजर वाली कार्रवाई की गई। इसके साथ ही शहर में प्लास्टिक पर पाबंदी के लिए छापेमारी अभियान दल्लू चौक से कटरा चौक होते हुए चांदनी चौक, वीआईपी रोड एवं समाहरणालय से बाहर बरबीघा रोड तक चलाया गया। इस अभियान में 5,500 रुपए का जुर्माना की राशि भी वसूली की गई तथा अनुमंडल लोक शिकायत निवारण कार्यालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में अवैध रूप से लगाए गए दीवार को प्रशासन द्वारा हटाया गया। जानकारी देते हुए अनुमंडल पदाधिकारी प्रियंका कुमारी ने बताया कि शहर में अतिक्रमण के विरुद्ध नगर परिषद द्वारा टाउन थाना की मौजूदगी में अतिक्रमण के विरुद्ध आज अभियान चलाया गया है। एसडीएम ने कहा कि शहर को जाम से मुक्त रखने को लेकर यह कार्रवाई की गई ताकि किसी भी तरह की परेशानी वाहन आगमन में ना हो। एसडीएम ने बताया कि अगर सरकारी जमीन पर कोई अतिक्रमण करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई निश्चित तौर पर की जाएगी। में जो दल्लू चौक है वहाँ से लेकर चांदनी चौक होते हुए वीआईपी मार्ग तक जितने भी ये थे उनमें अभी अतिक्रमण ये चलाया गया है बाद, और उसमें जो अभी चीज़ें निकल कर आई हैं कुल 4400 रुपये का फाइन किया गया है। अपील यही होगा कि जो मतलब लोग जो हैं जो सब्जी मार्केट में लगाते हैं अस्थायी अतिक्रमण है उसमें वो रोड पे ना लगाएं और जो भी मार्किंग किया गया है उसके पीछे ही वो ये करें ताकि आने वाली गाड़ियों को स्कूल के बच्चे जो जाते हैं या फिर डेली लोग आवागमन करते हैं उसमें उनको कम से कम परेशानी हो जाए। शेखपुरा जिला अंतर्गत मोबाइल फोन गुमशुदगी की बढ़ती घटनाओं को ध्यान में रखते हुए शेखपुरा पुलिस द्वारा चलाई जा रही ऑपरेशन मुस्कान के तहत एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। इस अभियान के अंतर्गत कुल 25 गुम हुए मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। बरामद किए गए मोबाइल फोन का सत्यापन उपरांत पुलिस अधीक्षक शेखपुरा के निर्देश अनुसार उनके वास्तविक धारकों के बीच विधिवत वितरण किया गया। इस कार्यवाही से आम जनता में विश्वास और संतोष का वातावरण बना है। उल्लेखनीय है कि शेखपुरा पुलिस द्वारा सभी थानों में गुमशुदगी की घटनाओं की जानकारी एकत्र कर तकनीकी अनुसंधान के माध्यम से लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पूर्व में भी जनवरी 2025 से मार्च 2026 तक लगभग 225 मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों को लौटाए जा चुके हैं। शेखपुरा पुलिस आम जनता की सुरक्षा और सेवा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है तथा ऑपरेशन मुस्कान के तहत आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। तहत जो गुम हुए
खोए मोबाइल होते हैं उसके लिए लगातार हमारे DIU टीम के द्वारा उन खोए हुए मोबाइल को ढूंढते हुए जो ऑपरेशन मुस्कान के तहत कार्रवाई की जा रही है, उसके तहत पूरे ज़िले का 25 मोबाइल को बरामद किया गया। 25 मोबाइल बरामद करके उसके जो वास्तविक मालिक थे उन मालिक को आज हैंडओवर किया गया, ताकि जो भी मोबाइल है उस मोबाइल के आधार पर उनकी कार्यशैली बनी रहे। अब बात करेंगे महाराष्ट्र की खबरों का, जहां महाराष्ट्र की सियासत में बारामती सीट को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने कांग्रेस पर सीधा संदेश देते हुए कहा कि पार्टी बारामती चुनाव से अपना उम्मीदवार वापस ले। उन्होंने इसे महाराष्ट्र की जनता की भावना से जुड़ा मुद्दा बताया है। बावनकुले ने कहा कि बीजेपी की ओर से कांग्रेस से निवेदन है कि वह इस सीट पर चुनाव न लड़े। उनका दावा है कि बारामती को लेकर प्रदेश की जनता की स्पष्ट राय है और कांग्रेस को इस भावना का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर कांग्रेस ने नाम वापस नहीं लिया तो उसके गंभीर राजनीतिक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहली बार राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि NDRF द्वारा व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य संभावित आपदाओं से निपटने के लिए तैयारियों का आकलन करना और आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना था। मॉक ड्रिल के दौरान विमान दुर्घटना, आग लगने और यात्रियों की सुरक्षित निकासी जैसे मुद्दे गंभीर कई परिदृश्यों को ध्यान में रखते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान NDRF के साथ फायर ब्रिगेड, पुलिस, मेडिकल टीम और एयरपोर्ट प्रशासन ने मिलकर समन्वय के साथ काम किया। वहीं अधिकारियों के अनुसार इस अभ्यास के जरिए प्रतिक्रिया समय, संसाधनों के उपयोग और विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल को परखा गया। जल्दी शुरू होने वाले नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के मद्देनजर इस मॉक ड्रिल को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिससे भविष्य में किसी भी आपदा की स्थिति में नुकसान को कम किया जा सके। महाराष्ट्र के कल्याण रेलवे स्टेशन पर RPF की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पुणे सतरागाछी हमसफर एक्सप्रेस के प्रस्थान के दौरान एक 63 वर्षीय यात्री चलती ट्रेन में चढ़ने के प्रयास में अचानक फिसलकर ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में फंस गया। ड्यूटी पर तैनात RPF के प्रधान आरक्षक गजानंद अंभोरे और MSF जवान विशाल यादव ने स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए बिना देर किए दौड़ लगाई और यात्री को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। उनकी इस त्वरित और साहसिक कार्रवाई से एक बड़ी अनहोनी टल गई। बचाए गए यात्री की पहचान अश्विनी कुमार बर्वे निवासी बिलासपुर छत्तीसगढ़ के रूप में हुई। उन्होंने बताया कि वह चाय पीने के लिए उतरे थे और ट्रेन छूटने पर जल्दबाजी में चढ़ते समय उनका पैर फिसल गया। मुंबई के छाड़े जिले के उल्हास नगर से ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शख्स खुद को IPS अधिकारी बताकर महिलाओं को नौकरी का झांसा दे रहा था। आरोपी CBI और पुलिस में नौकरी दिलाने के नाम पर सुशिक्षित बेरोजगार महिलाओं से लाखों रुपए वसूलता था। महाराष्ट्र के कल्याण पश्चिम स्थित एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी में रिटायर्ड पुलिस अधिकारी की दबंगई का मामला सामने आया है। आरोप है कि BL पवार नाम का यह शख्स सोसाइटी में रह रहे लोगों के साथ आए दिन गाली गलौज और बदसलूकी करता था, जिससे रहवासी काफी परेशान थे। बुधवार को मामला तब बढ़ गया जब एक महिला अपने परिवार के साथ सोसाइटी के ग्राउंड में बैठी थी। इसी दौरान BL पवार स्कूटी से वहां पहुंचा और कथित तौर पर महिला के पैर पर स्कूटी चढ़ा दी। इसके बाद उसने महिला के साथ मारपीट शुरू कर दी और बीच बचाव करने आए लोगों की भी भद्दी गालियां दी। घटना से नाराज सोसाइटी के लोगों ने एकजुट होकर आरोपी के खिलाफ महात्मा फुले चौक पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अब CCTV फुटेज के आधार पर पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।